नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी फ्रेंड्स और मैं आपको स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे मगध की पॉलिटिकल हिस्ट्री की। ये जो मगध का इलाका था ये तो पहले ही मैं आपको दिखा चुका हूं अपने 16 महाजनपद वाली वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब मगध की एंशिएंट पॉलिटी हमारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और एज एन इंडियन हमारी जो जनरल नॉलेज है और जो हमारा नॉलेज का लेवल होना चाहिए, जितना हमको आना चाहिए, उस हिसाब से भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हर डायनेस्टी के डिटेल में ना जाते हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है मगध की हिस्ट्री के बारे में वो मैं आपको बताऊंगा। इसको मैं लेके आया हूं फ्रेंड्स। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक नीचे दे रखा है। ये वीडियो हिंदी में है, अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, जो भी 16 महाजनपद बताए थे मैंने आपको, उसमें मगध सबसे स्ट्रांग उभर के आया। ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता दिया था। अब अगर हम मगध की लोकेशन देखें, यहां तो आपको मगध की लोकेशन नजर आ ही रही है, ये पूरा आपको मगध की लोकेशन ही नजर आ रही है। हालांकि इसके आसपास की बहुत सी प्रिंसिपैलिटीज थी जो इसके साथ क्लैश करेंगी। अब इस मगध के नॉर्थ में आपको मिलेगी गंगा रिवर, ठीक है। इसके वेस्ट में आपको मिलेगी सोन रिवर। विंध्यन रिवर्स, विंध्या रेंजेस इसके मिलेंगे साउथ में, और चंपा मिलेगा इसका ईस्ट में। तो आप समझ लीजिए फ्रेंड्स कि देखिए, दो तरफ नदी और एक तरफ तो पहाड़ी है इसके। तो मतलब आप कह सकते हो कि ये जो मगध का महाजनपद था ये चारों तरफ से नेचुरली प्रोटेक्टेड था, तो इस पे अटैक कर पाना वैसे भी बहुत मुश्किल था। और दूसरी बात है, मगध के जो रूलर्स रहे हैं वो इतने स्ट्रांग रहे थे, इतने एफिशिएंट रहे थे कि जो हल्का फुल्का चांस बचता था मगध को हराने का वो भी बहुत कम होता जा रहा था। एक तो नेचुरल बैरियर्स भी थे और प्लस यहाँ के जो रूलर्स थे वो भी बहुत एफिशिएंट थे। अब अगर हम सबसे पहले अर्लीस्ट किंग की बात करें मगध के, तो एक नाम हमारे सामने आता है बृहद्रथ। ये बृहद्रथ अर्लीस्ट किंग अभी तक नोन है जो कि मगध के हैं, और ये बृहद्रथ का नाम आपको ऋग्वेद में भी मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। ऋग्वेद में भी इनका नाम मिलेगा। और बृहद्रथ का जो बेटा था जिसका नाम था आपका जरासंध, जो महाभारत का वॉर हुआ था, महाभारत का वॉर का जो अकाउंट दे रखा है, तो जरासंध को मारा था महाभारत वॉर में किसने? भीम ने, जो कि 5 पांडव में से एक पांडव था। तो जरासंध को किसने मारा था? भीम ने। लेकिन अब ये जरासंध को मारा था भीम ने, इस इंफॉर्मेशन पे काफी कंट्रोवर्सी है फ्रेंड्स। तो ये सही है नहीं है पता नहीं है, लेकिन आप इतना जान लीजिए मगध का सबसे पहला रूलर था बृहद्रथ, जिसका बेटा था आपका जरासंध। बृहद्रथ डायनेस्टी के बाद बात की जाए तो कौन सी डायनेस्टी आई? उसके बाद आई प्रद्योत्या डायनेस्टी, ठीक है। और प्रद्योत्या डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई फ्रेंड्स? आई हरण्यका डायनेस्टी। अब प्रॉब्लम यह है कि जो प्रद्योत्या डायनेस्टी थी फ्रेंड्स, जो हरण्यका डायनेस्टी थी और जो बृहद्रथ डायनेस्टी थी, इनमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी भैया, पैट्रिसाइड इनके यहां फैशन बन गया था। पैट्रिसाइड का मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स आप? मतलब अपने पिताजी को मार के थ्रोन पे बैठना, ये इनके यहाँ एक फैशन टाइप का बन गया था। बेटा जब बड़ा होता था, ठीक है, उसने अपने बाप को मारा, उस पे गद्दी पे बैठ गया। अब अगला जो बेटा है उसको पता है कि मेरे बाप अपने बाप को मार के गद्दी बैठा है, तो मैं भी अपने बाप को मार के गद्दी बैठूंगा। तो ये बड़ा एक कहते हैं कि गंदा सा ट्रेंड इनमें चल गया था, और जिससे लोग भी बहुत ज्यादा वो थे, क्या नाम से, डिस्टर्ब थे। प्लस इनका जो राज था वो काफी क्रूअल राज था, तो लोग अक्सर कर इनके खिलाफ सिविल रिवॉल्ट हुआ करते थे लोगों से, ठीक है। तो प्रद्योतास तो बहुत ही ज्यादा क्रूअल थे, तो इनके खिलाफ एक सिविल वॉर हुआ और लोगों ने प्रद्योता डायनेस्टी को उखाड़ फेंका। उसके बाद आई हरण्यका डायनेस्टी। हरण्यका डायनेस्टी का एक किंग हुआ करता था जो कि था बिंबिसार। और बिंबिसार हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है फ्रेंड्स? बिंबिसार हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज बिंबिसार वाज अ कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा। और बिंबिसार का नाम मैंने पहले भी आपसे लिया है फ्रेंड्स, जब बुद्धा ने महाभिनिष्क्रमना हुआ था, 29 साल की उम्र पे ग्रेट डिपार्चर किया था, वो अपना घर बार छोड़ के चले गए थे और जाके भीख मांगने लगे थे, तब बिंबिसार राजा बुद्धा के पास आया था और बिंबिसार राजा ने बुद्धा को थ्रोन ऑफर की थी, राजा की गद्दी ऑफर की थी, जो कि बुद्ध ने मना कर दी थी। और फिर जब इस बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु बिंबिसार को मार के राजा बनेगा, तो फिर अजातशत्रु बुद्धा के पास आएगा माफी मांगने कि मैंने बहुत सारे गंदे काम किए, मुझे माफ करिए, और बुद्ध इनको माफ कर देंगे। और फिर अजातशत्रु बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए बहुत कुछ करेगा, बुद्ध रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करेगा, और अजातशत्रु ने जैन रीजन को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत कुछ किया है। तो आप कह सकते हो फ्रेंड्स कि जो राजा था बिंबिसार, ये बुद्धा का कंटेम्पररी था और ये महावीर का भी कंटेम्पररी था।
मतलब इनके टाइम पे जो महावीर थे, जो 24वें तीर्थंकर थे जैनिज्म के, वो भी एक्टिव थे। तो महावीर का भी कंटेम्प्रेरी था। तो विच मगध रूलर वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ बोथ बुद्धा एंड महावीर? तो आपका आंसर हो जाएगा बिंबिसार फ्रेंड्स। बिंबिसार की एक खास बात थी कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस बहुत करते थे। मैट्रिमोनियल अलायंसेस मतलब जहां पे भी जाएंगे वहां के राजे रजवाड़े की बेटी से ये शादी कर लेंगे, ठीक है। तो एक तरीके का मैट्रिमोनियल अलायंस बन जाएगा और ये बड़े राजा बन जाएंगे और वो सब इनके अंदर में आ जाएंगे। लेकिन बिंबिसार को क्या पता था कि जब ये अपने पिताजी को मार के बैठ सकते हैं गद्दी पे, तो उनका बेटा भी तो इनको मारेगा। अजात शत्रु ने भी अपने बाप को मारा, बिंबिसार को, और गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। उसके बाद अजात शत्रु भी एक कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग किंग था, एक आप कह सकते हो कि बिल्कुल मतलब बोल्ड किंग था। उसने अपने एम्पायर को काफी हद तक एक्सपेंड किया, लिच्छवीज को हराया, बहुत सारे अलग अलग रूलर्स को हराया। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अजात शत्रु के रेन की। अजात शत्रु के टाइम पे दो लोगों को निर्वाण मिला, एक बुद्धा को निर्वाण मिला और एक निर्वाण मिला मक्खली गोसला को, MAKKHALIGOSALA। अब ये मक्खली गोसला कौन है फ्रेंड्स? देखिए, मक्खली गोसला आजीविका सेक्ट के फाउंडर थे। ये मक्खली गोसला आजीविका सेक्ट के फाउंडर थे। आजीविका सेक्ट क्या है यह भी जानने की जरूरत नहीं, पर बुद्धा और मक्खली घोष दोनों को निर्वाण मिला अजात शत्रु के दौरान। अब निर्वाण का क्या कंसेप्ट है? निर्वाण मतलब जन्म मरण के मृत्यु से इनको आजादी मिल गई, ये है निर्वाण का मतलब। अजात शत्रु जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, बुद्धिस्ट सपोर्टर भी था, जैनिस्ट सपोर्टर भी था। उसने बुद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को आगे बढ़ने में मदद की और अजात शत्रु की ही अध्यक्षता में, पैट्रोनेज में, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई राजगीर में सतपानी केव्स में। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, और ये बुद्धा के निर्वाण महाविनिष्कम्भना के बाद, सॉरी महाविनिष्कम्भना नहीं, महापरिनिर्वाण के बाद हुआ। बुद्धा जी की मृत्यु हुई थी कुशीनगरा में 80 साल की उम्र पे। उसके थोड़े समय बाद सतपानी केव्स राजगीर में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज हुई। किसकी पैट्रोनेज के अंदर? अजात शत्रु की पैट्रोनेज के अंदर। उस समय पे मगध की कैपिटल क्या बन गई थी? राजगीर बन गई थी। राजगीर में ही पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी फ्रेंड्स, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इन राजगीर। हालांकि बुद्धिस्ट काउंसिल पे तो मैं अलग से वीडियो बना ही चुका हूं फ्रेंड्स, तो आपको इसका अंदाजा होगा। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके उनको देख सकते हैं। अजात शत्रु ने पाटलिपुत्र नाम की जगह को भी डेवलप किया। और अजात शत्रु का बेटा कौन था? उदयन। उदयन ने भी पाटलिपुत्र सिटी को डेवलप करने में काफी बड़ा रोल प्ले किया। किसने? उदयन ने। अब उदयन भी तो हरण्यका डायनेस्टी के हैं, तो उदयन ने भी अपने बाप अजात शत्रु को मार दिया और राजा बन गए। मतलब फैशन सा ही बन गया था, ठीक है। तो हरण्यका किंग डायनेस्टी के जितने भी किंग थे सबको उनके बेटे ने मारा और उस पर बैठ गया। और फिर एंड में क्या हुआ फ्रेंड्स कि इनके खिलाफ भी एक सिविल रिवोल्ट हुआ। लोगों को इनका राज नहीं पसंद आ रहा था, लोगों ने इनके राज को उखाड़ फेंका। और हरण्यका का जो आखिरी किंग था, हरण्यका डायनेस्टी का आखिरी किंग था नागदशका। तो हरण्यका डायनेस्टी का आखिरी किंग था नागदशका। नागदशका का एक मिनिस्टर हुआ करता था, अमात्य हुआ करता था, और इस मिनिस्टर का नाम था आपका शिशुनाग। SHISHUNAGA। तो भाई अब ये शिशुनाग बैठा गद्दी पे, और यहां पे क्या शुरू हुआ? शिशुनाग डायनेस्टी शुरू हुई। शिशुनाग का एक सन था जिसका नाम था काल अशोक, ठीक है। शिशुनाग का सन था काल अशोक। काल अशोक का आपने नाम सुना होगा। काल अशोक ने पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बनाया। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। काल अशोक ने मगध पे राज करा था, पाटलिपुत्र को अपना कैपिटल बनाया। और काल अशोक को श्रीलंकन टेक्स्ट में एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है कक्कावर्ण। कहने का मतलब है कि शायद वो देखने में काला था, उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क था, इसलिए उसको काकावर्ण या काल अशोक कहा जाता है। काल अशोक के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि 383 BC में ऑर्गेनाइज हुई थी, वो काल अशोक ने पैटर्नाइज किया था। उसको प्रिसाइड किसने किया था? मॉन्क सबकामी ने। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई? 383 BC में ऑर्गेनाइज हुई सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, मॉन्क सबकामी के अंदर। अब काल अशोक, ये जो आपकी ये डायनेस्टी थी शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई? फिर आएगी भैया नंदा डायनेस्टी। और नंदास भी इंपॉर्टेंट
रूलर थे फ्रेंड्स। इस नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था महापद्मनंद। महापद्मनंद, ठीक है, MAHAPADMANANDA। तो महापद्म फाउंडर थे इस नंदा डायनेस्टी के, और कहा जाता है कि महापद्मनंद के पास सबसे बड़ी आर्मी थी। उसकी आर्मी में 2 लाख से ज्यादा सैनिक थे, 6,000 से ज्यादा एलिफेंट थे, इसलिए उसको एक और फेमस नाम से जाना जाता था जिसका नाम था उग्रसेन। तो महापद्मनंद को उग्रसेन भी बोला था, UGRASEN। आई एम सॉरी फॉर माय राइटिंग फ्रेंड्स, ठीक है। अब महापद्मनंद फ्रेंड्स कहा जाता है कि रॉयल लीनिएज के नहीं थे। महापद्मनंद शायद एक नाई के बेटे थे, एक बार्बर के बेटे थे, इसलिए महापद्मनंद इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय रूलर, फर्स्ट नॉन क्षत्रिय रूलर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और आप कह सकते हो कि नंदा डायनेस्टी, जब इनकी लीनिएज ही रॉयल नहीं, उसके बाद भी उन्होंने पूरा का पूरा अंपायर बिल्ड कर दिया, तो इनको अंपायर बिल्डर्स भी बोला जाता है। और नंदास, ये जो नंदा डायनेस्टी है ना, इसने 100 साल तक राज किया है, 100 ईयर्स, काफी लंबा इनका राज रहा है फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो। और आखिरी नंदा डायनेस्टी के रूलर कौन थे? धनानंद। अब धनानंद थोड़े विचित्र किस्म के इंसान थे, थोड़े उग्र किस्म के इंसान थे। धनानंद भी एफिशिएंट थे काफी, लेकिन इनका जो रूल था ना थोड़ा सा करप्ट था, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सटॉर्शन, लोगों को परेशान करना, जनता खुश नहीं थी इनके रूल में, धनानंद के रूल में। और एक खास चीज हुई थी धनानंद के रूल के दौरान, अलेक्जेंडर ने अटैक किया था वेस्टर्न साइड से। अलेक्जेंडर द ग्रेट का अटैक हुआ था वेस्टर्न साइड से जब धनानंद रूलर थे। बट धनानंद ने की अलेक्जेंडर से लड़ाई नहीं हुई थी, क्योंकि था ये कि गंगा नदी बीच में थी, ठीक है, एक मिनट, ब्यास आप कह सकते हो, गंगा, आप ये कैसी, ब्यास नदी जो थी फ्रेंड्स, वो ब्यास नदी बीच में पड़ रही थी, और उसको क्रॉस करने के बाद जानता था अलेक्जेंडर कि धनानंद की 2 लाख की आर्मी इंतजार कर रही है। तो अलेक्जेंडर, पहली बात उसके सैनिक थके हुए थे, दूसरी बात अलेक्जेंडर कह रहा था इसको पार करो, पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि अलेक्जेंडर की आर्मी में अलेक्जेंडर के खिलाफ ही रिवोल्ट होने लगा था, जब अलेक्जेंडर कह रहा था कि इस नदी को पार करके उधर जाके धनानंद की आर्मी से लड़ते हैं। तो फाइनली अलेक्जेंडर ने धनानंद की आर्मी से लड़ने के प्लान को ड्रॉप कर दिया और वो वापस लौट गया। और जब अलेक्जेंडर वापस लौट रहा था तो उसकी मलेरिया के कारण मोस्ट प्रोबेबली मृत्यु हो गई। यानी धनानंद और अलेक्जेंडर की लड़ाई नहीं हुई। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई फ्रेंड्स कि उस समय पे नॉर्थ वेस्ट में काफी प्रॉब्लम्स आने लगी थी, बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज उठने लगी थी, बहुत सारे लोग आगे आ रहे थे। और ये जो धनानंद थे, तो धनानंद का जो राज था वो खुशहाल नहीं था। खुशहाल राज में लोग शांति से जब रहते हैं ना तो वो खुश रहते हैं, लेकिन धनानंद बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से किसी एक अल्टरनेट रूलर की जरूरत महसूस हो रही थी लोगों में। और उस समय पे एक इंसान उठ के आया, कौटिल्य। कौटिल्य आप बहुत अच्छे से जानते हैं, चाणक्य भी बोला जाता है, कौटिल्य भी बोला जाता है। हालांकि कहीं कहीं पे ये एक डिस्प्यूट है कि कौटिल्य और चाणक्य अलग इंसान थे, बट फिलहाल के लिए हम एक मान के चलते हैं। तो कौटिल्य धनानंद के कोर्ट में था पहले, और कौटिल्य को किसी वजह से धनानंद ने अपने कोर्ट से निकाल दिया था। तो कौटिल्य वॉज फुल ऑफ, आप कह सकते हो, रिवेंज अगेंस्ट धनानंद। तो कौटिल्य जानता था कि मुझे किसी एक पर्सन को ग्रूम करना ताकि वो गद्दी पे बैठे, धनानंद को हटाया। और कौटिल्य ने ग्रूम किया एक यंग गन को, जो कि बहुत ज्यादा एम्बिशियस था और बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी था, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रूम किया। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि धनानंद की मिस्ट्रेस थी म्यूरा, एक शूद्र मिस्ट्रेस थी उनका, जिनका नाम था म्यूरा। म्यूरा का बेटा था ये चंद्रगुप्त मौर्य, मूरा का। अब ये मूरा सच में उनकी मिस्ट्रेस थी, प्रेजेंट डे मिस्ट्रेस। उस समय पे लेसर वाइफ, यानी कि जो उनके साथ लेडी रहती थी, बट उनकी बीवी नहीं थी, उनकी वाइफ नहीं थी। ये म्यूरा का बेटा कहा जाता है। चंद्रगुप्त मूरा शायद एक शूद्र वुमेन थी। अब ये इस बात पर काफी कंट्रोवर्सी, तो इसमें नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त धीरे धीरे पहले लड़ना शुरू किया। उसने अपना कह सकते हैं कि अपने इन्फ्लुएंस को धीरे धीरे करके बढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले उसने ग्रीक्स को हराया, नॉर्थ वेस्ट की बाउंड्री पे जो ग्रीक्स थे। और फाइनली नंदा के साथ बैटल में उसने नंदास को हरा के थ्रोन पकड़ा। लेकिन उसने नंदा के रूलर्स को मारा नहीं। उसने नंदा के रूलर्स से बोला कि आप एक चैरियट में जितना सोना भर सकते हो भर लो, और चैरियट के साथ भाग जाओ, दोबारा यहाँ मत दिखना। तो उससे शुरू हुआ आपका चंद्रगुप्त मौर्य का राज। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य का राज शुरू हुआ फ्रेंड्स, तो अलेक्जेंडर की जगह पे गद्दी पे आया एक उसका जनरल, जिसका नाम था सेल्यूकस, सेल्यूशियस। ठीक है, SELEUCUS। इसका क्या था कि भाई, अब ऑब्वियस सी बात है, जब अलेक्जेंडर की मृत्यु हुई तो ये भी
आप कह सकते हो एम्बिशियस थे, तो उन्होंने बोला कि जो मौर्य के पास ग्रीक टेरिटरीज हैं, जो मगध रीजन के पास हमारी ग्रीक टेरिटरीज हैं, उसको हम उससे वापस छीनेंगे। तो चंद्रगुप्त से इसकी लड़ाई हुई, चंद्रगुप्त जीत गया, तो एक बीच का एक अलायंस बनाया गया, ठीक है। और आप कह सकते हो कि सेल्यूकस के बीच में और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक तरीके की दोस्ती सी हो गई, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि शायद किसी एक की बेटी को दूसरे के बेटे से ब्याहाया गया, या किसी एक के बेटे को दूसरी की बेटी से ब्याहाया गया, कुछ चीजें दी गई, एलिफेंट वगैरह दिए गए, तो इस तरीके की चीजें हुई और आप कह सकते हो कि दोस्ती सी हो गई। और यहीं पे एक काम हुआ, सेल्यूकस ने मौर्य कोर्ट में एक इंसान को भेजा जिसका नाम था मेगास्थीन्स। ये मेगास्थीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिका लिखी है इसने, ठीक है। मेगास्थीन्स का नाम आएगा कि एक बुक है इंडिका नाम की जिसको मेगास्थीन ने लिखा है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो मेगास्थीन को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में किसने भेजा था? सेल्यूकस ने भेजा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, चंद्रगुप्त मौर्य वाज नो डाउट एन एफिशिएंट लीडर। फिर चंद्रगुप्त मौर्य जब बूढ़ा हो गया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने थ्रोन को त्याग दिया, थ्रोन को दे दिया अपने बेटे बिंदुसार को। और थ्रोन को अपने बेटे बिंदुसार को देके वो साउथ में चला गया, किसके साथ? भद्रबाहु के साथ। अभी जैन मॉन्क, जब जैनिज्म वाली वीडियो मैंने आपको बताई तो मैंने आपको बताया था कि भद्रबाहु, ठीक है, दिगंबर सेक्ट भद्रबाहु के नाम है, श्वेतांबर सेक्ट स्थूल भद्र के नाम है। तो भद्रबाहु ने ये गेस किया था कि भाई एक बहुत बड़ा फैमिन आएगा, और उस फैमिन से बचाने के लिए वो 12,000 मॉन्क को लेकर साउथ इंडिया में चला गया था, श्रवण बेल गोला नाम की जगह पे कर्नाटका में। और चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ ही वहीं चले गए थे, और वहां पे किसी एक केव में, जैन केव में उन्होंने संथारा किया, यानी कम खाना कर करके धीरे धीरे अपनी जान दे दी। चंद्रगुप्त का जो सक्सेसर था बिंदुसार, बिंदुसार का नाम, बिंदुसार को अमित्र घटा भी कहते हैं, अमित्र घटा भी कहते हैं बिंदुसार को। डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज बोला जाता है। उसने धीरे धीरे और जगहों को अपने कब्जे में लिया, मौर्य की लीगेसी को बढ़ा के रखा, और उसने अच्छे अलायंस की दोस्ती कर ली। ग्रीक किंग था एक एंटियोकस, जिस तरीके से सेल्यूकस से साथ दोस्ती की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसी तरीके से एंटियोकस के साथ दोस्ती की किसने? बिंदुसार ने, एंटियोकस वन के साथ। अब एंटियोकस में भी बहुत लीनेज में बहुत से किंग है, एंटियोकस वन के साथ दोस्ती की थी किसने? बिंदुसार ने। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स उसका 25 साल तक राज चला है बिंदुसार का, और उसके बाद आएंगे भैया हमारे ग्रेट रूलर अशोक, ठीक है, ग्रेट रूलर। और ये बिंदुसार के बेटे थे आपके अशोक। अब अशोक के बारे में फ्रेंड्स आज की डेट में सब लोग बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, वो बहुत अच्छा राजा था, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अशोक ने जब गद्दी पे बैठा था ना, कहा जाता था कि अपने इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ में अशोक बहुत ज्यादा क्रूअल हुआ करता था, बहुत ही चालाक, बहुत क्रूअल हुआ करता था। और वो बहुत नॉर्मल भी है फ्रेंड्स, क्योंकि उस समय पे देखिए जब आप किसी राजगद्दी पे बैठे हैं तो वहां पे इमोशंस की कोई कदर नहीं होती है। जितने भी बड़े रूलर्स आपको हिस्ट्री में मिलेंगे, चाहे अलाउद्दीन खिलजी को ले लीजिए, ठीक है, वो दिमाग से चलते थे तभी वो सक्सेसफुल हुए हैं। और जो इमोशन से चले हैं, फॉर एग्जांपल पृथ्वीराज चौहान, उनका क्या हाल हुआ है पूरी हिस्ट्री को पता है। तो जब भी आपको कोई बहुत बड़ा एफिशिएंट किंग बनना है, बहुत बड़ा राजा बनना है, तो आपको बहुत कनिंग होना पड़ेगा, बहुत इमोशनलेस होना पड़ेगा। इसीलिए अशोक, अकबर नाम के जो रूलर्स हैं ये बहुत सक्सेसफुल हुए हैं हिस्ट्री में, ठीक है। अब यहां बात करते हैं हम अशोक की। अशोक क्या है, जब बिंदुसार रूलर था मगध का, तो उस समय पे तक्षशिला और अवंती नाम की जो प्रिंसिपैलिटीज थी, महाजनपद थी, तक्षशिला और अवंती, इनका गवर्नर बनाया गया अशोक को। और वहां पे उसने काफी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन दिखाया। और कहा जाता है कि अशोक को चंदाशोक कहा जाता है। चंदाशोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि अशोक बहुत क्रूअल माना जाता था। यानी कहा जाता है कि जब गद्दी की बात आई, और गद्दी पे कहते हैं कि भाई जब बिंदुसार के बाद गद्दी पे कौन बैठेगा, तो बिंदुसार के बाद गद्दी पे बैठने के लिए बहुत जबरदस्त पॉलिटिक्स खेली गई थी। तो उसमें बहुत सारे लोगों को मार के अशोक गद्दी पर बैठा था। फिर कलिंगा का युद्ध हुआ, कलिंगा के युद्ध में 1000 में वो हुई, मौतें हुई। अब कलिंगा क्यों इंपॉर्टेंट था अशोक के लिए? क्योंकि कलिंगा लैंड रूट को भी कंट्रोल करता था, कलिंगा सी रूट को भी कंट्रोल करता था, इसलिए कलिंगा बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन कलिंगा रूट के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, उसने बुद्धिस्ट वैल्यूज को अपनाया, और फिर उसने कहा कि अब मैं अपने धम्मा को फैलाऊंगा। लेकिन अब तक अशोक का राज बहुत बड़ा हो चुका था। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ब्राउन रंग का इलाका दिख रहा है ना आपको, ये पूरा यहां से लेके पूरा ये इतना इलाका था फ्रेंड्स अशोक के कंट्रोल में। अभी जो प्रेजेंट डे इंडिया है ना, वो भी इससे छोटा है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अच्छा खासा इलाका आ रहा है अशोक के कंट्रोल में। बस इतना सा इलाका जो यहाँ पे सतपुत्ता, चोला,
केरल पुत्र पंड्या और बस ये इलाका नहीं था अशोक के कंट्रोल में, बाकी पूरा इलाका था अशोक के कंट्रोल में। तो आप समझ सकते हो कि अशोक का अंपायर उस समय पे कितना बड़ा था फ्रेंड्स। ठीक है, अशोक ने लगभग 40 साल के लिए राज किया, 40 इयर्स के लिए राज किया। उसने अपने धम्मा को फैलाया। अशोक का धम्मा बहुत फेमस हुआ है, किसी को मारना नहीं है, जान नहीं लेनी है। ठीक है, अशोक की मृत्यु हो गई 232 बीसी में। लेकिन उसके बाद शुरू होगी फ्रेंड्स रियल प्रॉब्लम। उसके बाद रियल प्रॉब्लम्स क्यों शुरू होगी? देखिए फ्रेंड्स, अशोक ने गवर्नेंस के तरीके को ही बदल दिया था। कैसे बदल दिया था? अशोक ने कहा किसी को मारना नहीं है, अच्छे से गवर्न करना है, सब कुछ उसने अच्छे से किया। लेकिन उसके चक्कर में जो उसके बेटे थे, जैसे उसका ग्रैंडसन था संप्रति, अशोक के ग्रैंडसन का नाम था संप्रति। संप्रति भी एक समय पे रूलर रहा था। एक और रूलर आया था जलुका, ठीक है, एक था दशरथ। अब ये जो अशोक के जो सक्सेसर्स थे ना फ्रेंड्स, इनको वॉर की आदत छूट गई थी, क्योंकि अशोक ने धम्मा किया था। उस धम्मा में पिछले 30, 35, 25 सालों में उसने कोई भी लड़ाई नहीं की। उसने एक स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन किया, नो डाउट। उसके स्पाइस हर जगह एक्टिव थे, क्योंकि अशोक खुद से बहुत एफिशिएंट था। लेकिन उसके जो सक्सीडिंग सन्स थे, उनको आर्ट ऑफ वारफेयर पता ही नहीं थी। वो बहुत आराम में रहे थे, बहुत नॉन वायलेंस में रहे थे। और जैसे ही अशोक मरा, वो उतने बड़े एम्पायर को संभाल ही नहीं पाया, और वो एम्पायर 52 साल की उम्र में खत्म। 52 ईयर्स में, अशोक की मृत्यु के 52 साल के अंदर में वो एम्पायर खत्म हो गया। इतना बड़ा एम्पायर जो अशोक ने बनाया था, 52 साल के टाइम पीरियड में वो चला गया उसके सक्सेसर्स के हाथ से। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जैसे ही अशोक मरा, बाकी सब लोगों ने तो ना धम्मा किया। बाकी सब लोगों ने बोला हमको तो भाई टेरिटरी चाहिए, हम मार के टेरिटरी लेंगे। और भाई जो लास्ट रूलर था बृहद्रथ, ठीक है, एक जो अशोका डायनेस्टी का, सॉरी मौर्य डायनेस्टी का लास्ट रूलर था बृहद्रथ। ठीक है, इसको काफी प्रॉब्लम्स हुई थी, क्योंकि इस पर डायरेक्ट लगातार ग्रीक्स के अटैक हो रहे थे। ग्रीक को एक और वर्ड के नाम से जाना जाता था, यवनास। यवनास नाम का शब्द ग्रीक से लिए यूज किया जाता है। तो ग्रीक्स का लगातार अटैक हो रहा था मौर्यास पे। बृहद्रथ राजा था, और इसका एक बहुत ही कह सकते हैं एबल मिनिस्टर था, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग बहुत एफिशिएंट था। वो ग्रीस के अटैक को कुछ हद तक रोक भी पा रहा था, पर पुष्यमित्र शुंग की बृहद्रथ के साथ नहीं बन पा रही थी। और एंड में पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ को मार के मौर्य डायनेस्टी को पूरी तरीके से खत्म कर देगा, और वो स्थापना करेगा किसकी? शुंगा डायनेस्टी की। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स शुंगा डायनेस्टी के बारे में। तो ये है पूरी की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री फ्रेंड्स, ये आपकी मगध रीजन की, जिसमें मौर्यास डोमिनेट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो जरूर इसको लाइक कर देगा। थोड़ी सी लंबी हो गई फ्रेंड्स, इतना मैं लंबा बनाना नहीं चाहता था, पर इंफॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा थी और अच्छे से एक्सप्लेन करनी थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट के थ्रू बताएं वीडियो कैसी लगी, लाइक कर दें, और अपने फेसबुक इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जरूर इन वीडियोस को शेयर कर दें, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करोगे फ्रेंड्स, उतने ज्यादा ही मुझे व्यूअर्स मिलेंगे, उतना ज्यादा ही मुझे मदद मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे, पढ़ते रहिए, गुड बाय।